मंगेश चुपचाप अपने पिता के शव के पास एकदम मौन बैठा होता है, मानो उसके मन में सुलगता हुआ आंसुओं का तूफान भी अब शोक मना रहा हो। जी आप लेके चले जाओ, अंतिम संस्कार में वो नहीं आने वाला, उसका फोन भी नहीं मिल रहा है और एक बार शाम हो गई तो अंतिम संस्कार नहीं कर पाएंगे, फिर कल ही जाना पड़ेगा। मंगेश और गांव के कुछ लोग मिलकर शव लेकर शमशान की तरफ चल पड़ते हैं। मंगेश चुपचाप बैठा होता है। तभी वो लोग उठकर वहां से जाने लगते हैं। ध्यान रखना बेटा, हम आते रहेंगे। धन्यवाद काका। वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी मंगेश की बीवी को पीछे से ललिता की आवाज आती है। कब हुआ? आज सुबह 4 बजे के करीब। ठीक है, मैं कल तक आ जाऊंगा। बस इतना कह के ललिता फोन काट देती है और मंगेश के पास आती है। बता दिया? उसे फर्क भी पड़ता है, जानबूझ के नहीं किया। सुबह से फोन मिला रहे हैं सभी, एक बार भी फोन नहीं उठाया। मंगेश इस बात का कोई जवाब नहीं देता। रात का चांद भी मंगेश के घर पर आज मानो मौन होकर मुरझाया हुआ था और तभी जितेश घर के अंदर घुसता है। भैया। मंगेश उसकी ओर देखता है। आ गया, जाके हाथ मुंह धो ले। तभी ललिता भी वहां आ जाती है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। जितेश बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति मंडरा रही थी, मानो कोई अनहोनी किसी कोने में बैठी उन्हें देख रही हो। अब वो मैं फोन इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि काम में बिजी था थोड़ा। 35 बार फोन मिलाया था तुम्हें, मैंने नहीं तुम्हारे भैया ने, और न जाने कितनों ने किया, तुमने एक बार भी नहीं देखा पूरे दिन में। अरे ललिता। क्या ललिता, कब तक चुप कराओगे? अरे आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं जानबूझ के नहीं आया। कहा था ना काम था। ऐसा कौन सा काम हो गया कि एक बार फोन भी नहीं उठाया तुमने? अरे बस करो भाई तुम दोनों। वो दोनों चुपचाप अपना खाना खाने लगते हैं। अगले दिन मंगेश घर के बाहर चुपचाप बैठा बस बाहर की ओर देख रहा होता है। तभी जितेश वहां आता है। भैया एक बार अंदर आना, आपसे कुछ बात करनी है। मंगेश उसके पीछे अंदर आकर बैठ जाता है। क्या हुआ? भैया मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। क्या? पर हमारा ढाबा है तो सही एक गांव में। नहीं भैया, मैं अपना अलग रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। अरे पर मेरे साथ ही काम कर लेना ढाबे में। वो पापा ने आपको दिया था, मुझे नहीं, और मेरा कभी नहीं हो सकता है। वाह, दिखा दिए अपने रंग। अरे क्या गलत बोल दिया मैंने? होटल मैनेजमेंट इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मुझे अपना काम शुरू करना था, और ढाबे का खाना बनाना नहीं सीखा मैंने। वही दाल रोटी बनती रही ना तो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। तो मैं अपना अलग से बनाऊंगा, जहां देसी नहीं और भी तरीके का खाना हो, ताकि हर जगह के लोग आए। थोड़ा सा बाहर क्या पढ़ लिए तुम? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। अरे आप 12वीं फेल रह गई तो इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है। ये सुनते ही मंगेश का गुस्सा फट पड़ता है। हद में रह के बात करो, माँ की तरह पाला है उसने तुम्हें। मैं अपना ढाबा खोल रहा हूँ। कैसे खोलेगा? एक पैसा भी है? जो जमीन मेरे हिस्से की है उसमें से एक बेच दूंगा और अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। वो पापा की दी हुई है, उसे बेच देगा तू? अरे मेरी है, मैं चाहे जो करूं। जितेश इतना कहकर वहां से निकल जाता है। कुछ महीनों बाद। अरे भाई वाह, आखिरकार खोल ही दिया तूने रेस्टोरेंट है। मुझे तो लगा था कि तेरे भाई मानेंगे ही नहीं। भाई तूने ही हिम्मत दी थी ये कह के। भैया चाहे कुछ भी कहे, तू उड़ा रही हो। हाँ
वो तो है ही। जितेश फीता काटकर अंदर आ जाता है। वैसे क्या क्या है? अरे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, ये सभी चीजें हैं जो आजकल के लोग खाते हैं। वो नहीं है बस कि दाल राजमा छोले बनाकर लोगों को खिला दिए। इससे आगे भी सोचना होता है ना यार। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। अच्छा चलो, अभी मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा। उधम वहाँ से चला जाता है और तभी उसे रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं। अरे चलो भैया, अरे देखते हैं ऐसा क्या है उस नए रेस्टोरेंट में। अरे दिखने में तो काफी मॉडर्न लग रहा है। तभी उधम उनके सामने आ जाता है। अरे भाई, निरा विदेशी अड़ंगा है। क्या कर रहा भैया? हाँ भाई, पता नहीं कैसी कैसी गंदी चीजें और कितना उल्टा सीधा मसाला डालता है वो उसमें। मैं तो देखकर ही डर गया भैया, इसीलिए वापस आ गया। भगवान, हमें तो लगा कि अच्छा होगा। हाँ भाई देखो, किसी को बताना मत कि मैंने बताया, नहीं तो फालतू में मुझे बोलेंगे। मैं तो बस सच बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव वालों की तबीयत खराब हो। हाँ। और बस इतना कहकर उधम वहाँ से चला जाता है। शाम ढल जाती है, लेकिन जितेश का रेस्टोरेंट अब भी खाली होता है। ये क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि कई लोग आएंगे। जितेश निराशा से उठकर अपने घर चला जाता है। कैसा रहा आज का दिन? अब ठीक था। जितेश बस इतना बोलकर अंदर चला जाता है। आज कोई आया उस रेस्टोरेंट पे? अरे नहीं, मैंने पहले ही लोगों को रोक दिया। कहा कि गंदा बनाता है और गंदे गंदे मसाले डालता है। अगर इसका रेस्टोरेंट तुमने बंद करवा भी दिया तो उसके भाई का क्या करोगे? उसी की वजह से तो हमारा ढाबा नहीं चल पाया और हमें बंद करना पड़ा। आप भूल गए आपके पिता ने कैसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था हम दोनों को। अरे सब याद है मुझे, सब याद है। कुछ दिनों बाद। हाँ भाई बताइए। भैया भाई, अरे भाई मेरी दाल मखनी कर देना और नान है। भाई मेरी तो दाल तड़का और चावल ही करना। सभी लोग एक एक करके अपने ऑर्डर उन्हें बता देते हैं। ठीक है, बैठो आप लोग। अरे नीटे। तभी एक लड़का बाहर आता है। अरे फटाक से एक प्लेट आलू गोभी, एक दाल तड़का, एक दाल मखनी, 4 नान और 4 तवा रोटी करवा दियो। जी भैया जी। ठीक है, 10 मिनट में हो जाएगा, बैठो आप लोग। वैसे भाई आपके भाई ने अपना काम खोल रखा है, मैंने सुना। हाँ भाई खोला तो है। पर भाई चल तो जरा भी नहीं रहा उसका। क्या? हाँ आपको नहीं पता, मुश्किल से 4 लोग भी नहीं जाते होंगे। मंगेश ये सुनकर एकदम से चिंता में आ जाता है। ऐसे तो नुकसान हो जाएगा उसका, एक बार जाके देखता हूँ। मंगेश तुरंत जितेश के रेस्टोरेंट पर पहुंच जाता है। तभी जितेश भी वहां आ जाता है। भैया क्या हुआ जितेश, कोई आया नहीं क्या? हाँ वो आज थोड़ा मंदा चल रहा है। लोग कह रहे थे ठीक से काम नहीं चल रहा। अरे लोग तो कुछ भी बोलते हैं। देख अगर पैसों की जरूरत हो तो मैं दे देता हूँ। भैया बोल दिया ना, सब सही है। अच्छा ठीक है। वैसे लोगों को अगर लाना है तो बाहर जाकर थोड़ी बात भी करनी पड़ेगी लोगों से। अरे भैया मैं अपने आप देख लूंगा, आप जाओ। मंगेश बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। मुझे सिखाएंगे। मंगेश अपने ढाबे पर बैठा जितेश के खाली रेस्टोरेंट के बारे में सोच रहा होता है। ऐसा तो कैसे बात बनेगी जब तक ये बाहर निकलकर लोगों को नहीं बताएगा। और जिद्दी भी तो इतना है। एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं ही लोगों को बताऊं। हाँ, पर्चे लगवा देता हूँ। मंगेश तब अपने नौकर नीता को वहां बुलाता है। अरे नीटे, अरे आइयो एक बार। हाँ जी भैया जी। अरे एक काम कर यार,
पर्चे छपवा जितेश के रेस्टोरेंट के और हमारे ढाबे पे लगा दे, ताकि सभी ग्राहकों को पता लगे। जी भैया जी। शाम हो जाती है और रोज की तरह ही जितेश के ढाबे पर ज्यादा लोग नहीं आए होते। आज भी फिर से वही। जितेश निराश सा अपने रेस्टोरेंट को बंद कर घर की ओर चल देता है। तभी सामने से उसे अपना एक दोस्त बल्लू मिल जाता है। अरे जितेश भाई। अरे बल्लू भाई, क्या हाल है? बढ़िया है भाई। और बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस भाई, चल ही नहीं पा रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तभी बल्लू का एक दोस्त बीच में बोल पड़ता है। भाई बुरा मत मानना, लेकिन अगर गंदा खाना बनाओगे तो ऐसे ही होगा ना। क्या? भाई पूरे गांव में ही बात फैली हुई है कि आप तो बाहर का मैदे वाला गंदा खाना बनाते हो, गंदे तेल में, और उल्टे सीधे मसाले डालते हो। इसीलिए कोई नहीं आता आपके उस मॉडर्न वाले ढाबे पे। अरे पर ये सब झूठ है यार जितेश, तो खुद ही सोच, ये गांव के लोग हैं, इन्हें दाल रोटी खाना पसंद है। ये क्यों तेरे पिज्जा चाउमीन वगैरह खाएंगे? हाँ, पर आप न जाने उसमें कैसे कैसे मसाले डालते होंगे। अरे नहीं यार, साफ सुथरा खाना है। अरे भाई, भला ये खाना भी कैसे साफ सुथरा हो सकता है? अरे भाई, कैसी बातें करते हो? और बस इतना कहकर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। पूरी रात जितेश उन लोगों की बात याद करके सो नहीं पाता। अगले दिन जब वो रोज की तरह अपने खाली रेस्टोरेंट पर बैठा होता है, तभी उसका दोस्त उधम वहाँ जाता है। हाँ भाई, अरे कैसा चल रहा भाई सब? देख ले भाई, तेरे सामने है जो है। अरे भाई, अरे यार ऐसे कैसे यार? क्या हो गया भाई ये? अबे पता नहीं किसने अफवाह फैला दी कि मैं तो गंदे मसालों से खाना बनाता हूँ और कि बाहर की गंदी चीजें होती हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, किसने किया यार? पता नहीं यार। अरे भाई, वैसे कोई क्यों ही तेरा रेस्टोरेंट बंद करवाना चाहेगा भाई? हैं? ये तो वही कर सकता है ना जिसे तुझसे जलन हो, या जिसे डर हो कि तेरे रेस्टोरेंट की वजह से उन्हें नुकसान ना हो जाए। पर ऐसा तो नहीं है कि तू किसी का धंधा खा रहा है। एक बस तेरे भाई का ढाबा है भाई इस गांव में, और वो थोड़ी ना ऐसा करेंगे। ये सुनते ही जितेश की आंखें बड़ी हो जाती हैं। नहीं किया होगा, वो तो हमेशा से खिलाफ थे मेरे काम के। कल भी आए थे एहसान जताने। उन्हें तो चिड़न होती है ना कि मैं क्यों बाहर पढ़ने गया और वो क्यों नहीं गए। वो तो डर गए होंगे कि कहीं मेरी वजह से उनका ढाबा ना बंद हो जाए। अरे भाई, तो अब पता नहीं यार। भाई वैसे देखा जाए तो जैसे को तैसा मिलना चाहिए। वो तेरा काम बंद करवाए इससे पहले तू ही कुछ कर दे। नहीं तो जब भाई होकर वो तेरा काम बंद करवाना चाहते हैं तो तू भी क्यों भोला बन के बैठा भाई भी रहे? अरे तो क्या करूं यार? अरे भाई, मेरे पास एक तरकीब है, सुन। उधर जितेश को सारी तरकीब बता देता है। सही कहा। मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मेरे भोलेपन का फायदा उठाते रहेंगे वो। ये सुनते ही उधम के चेहरे पर खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है। उसी रात जितेश दबे पांव अपने कमरे से बाहर आता है और बाहर रखी अलमारी से मंगेश के ढाबे की चाबी चुरा लेता है। जितेश के मुंह पर कंबल ढका है। वो दबे पांव मंगेश के ढाबे के अंदर आता है। जितेश रसोई में जाकर उस डब्बे को खोल देता है, जिसमें से कई सारे चूहे निकलकर बाहर आ जाते हैं। और तभी जितेश अपना फोन निकालकर उसका वीडियो बना लेता है और बाहर आ जाता है। तभी जितेश बाहर उधम को फोन करता है। अरे उधम, अरे ये वीडियो भेज रहा हूँ, वो फूड डिपार्टमेंट वालों को भेज दे और कंप्लेन लिखवा दे, क्योंकि मेरा नाम पता चला तो फालतू में बवाल हो जाएगा। अगले दिन जैसे ही मंगेश उसके ढाबे पर पहुंचता है, तभी देखता है कि वहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। अरे क्या हुआ साहब? मंगेश आप ही हैं? जी। देखिए, हम खाद्य विभाग से आए और हम आपका ढाबा सील कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी खाने की जगह को चलाने के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन किया है। उल्लंघन? कैसा उल्लंघन? हमारे पास आपके ढाबे की कंप्लेन आई है कि आपके ढाबे की रसोई में बहुत सारे चूहे मिले हैं, जिनकी वजह से खाने में इन्फेक्शन भी फैल सकता है लोगों में।
इस बात की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जिससे मंगेश का नाम पूरे गांव में बदनाम हो जाता है। पर ये सब हुआ कैसे? आप तो इतना ध्यान रखते थे साफ सफाई का, फिर चूहे कहाँ से आए? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आ गया। अभी कैसा चल रहा है काम? मेरा तो सही चल रहा है। और मुस्कान के साथ अंदर चला जाता है, जिसे देख ललिता का खून खौलने लगता है। देखो कैसा मुस्का के गया, इसे तो मजा ही आ रहा होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम शांत रहो। तभी ललिता के फोन पर एक मैसेज बजता है। ललिता जैसे ही मैसेज खोलती है, उसमें एक वीडियो होता है। ये नंबर किसका है? ललिता जैसे ही वीडियो देखती है, वो दंग रह जाती है। मुझे पता था ये इसी के कर्म है। क्या हुआ? ये देख लो, घर बैठे हमारे, मैं कह रही थी ना। ललिता मंगेश को वीडियो दिखाती है, जिसे देख मंगेश स्तब्ध रह जाता है। जितेश बाहर आओ। जितेश बाहर आता है। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? शर्म है तुम्हें थोड़ी? अपने भाई का काम बंद करवा दिया तुमने। हाँ, ये सुनते ही जितेश कांप जाता है। मैंने क्या? ललिता जितेश को भी वीडियो दिखाती है, जिसे देख जितेश और डर जाता है। ये किसने बनाई? जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें ये करते हुए? इतना नीचे गिर गए तुम। और जो इन्होंने किया उसका क्या? क्या किया इन्होंने, बताना जरा। मेरे रेस्टोरेंट के खिलाफ लोगों को भड़काया कि मेरे यहाँ का तो खाना खराब है, मैं उल्टे सीधे मसाले डालता हूँ और ऐसे खाने से तबीयत खराब होती है। उसकी वजह से कोई भी नहीं आता था मेरे रेस्टोरेंट पे। अरे भाई, कहाँ है तू? किस दुनिया में है तू? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? क्यों करूंगा? अरे क्योंकि आप चिढ़ते हो कि मुझे भेज दिया पापा ने बाहर होटल मैनेजमेंट पढ़ने और आप नहीं जा पाए। क्या ये चिढ़ते हैं तुमसे? ये तो हद ही हो गई मजाक की। हाँ तो और क्या गलत कहा मैंने, बताओ? ये चिढ़ते नहीं थे, उल्टा पापा जी कभी तुम्हें बाहर नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने ये कह दिया था कि बाहर जाके क्या करेगा, यही काम कर लेगा। तुम्हारे भैया थे वो जो उनसे लड़े थे, जिसकी वजह से वो माने। और तुम्हें क्या लगता है पापा जी ने दी तुम्हारी फीस? तुम्हारे भैया ने दी थी अपनी जेब से, और मुझे कहा कि कोई बात नहीं, पढ़ लिख के हमारा ही नाम आगे लेके जाएगा, होनहार है बहुत। ये सुनते ही जितेश बिल्कुल निशब्द हो गया। होनहार है? हाँ जी हाँ, देख लो, धोखेबाज है, धोखेबाज एक नंबर का। और मैंने कभी गलत नहीं कहा किसी को। अरे मैंने तो उल्टा अपने ढाबे पे पर्चे लगवा दिए थे, और जो भी आता था मैं उसको खुद कहता था कि एक बार तुम्हारे रेस्टोरेंट पे जाके देखे। पर पापा ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कभी? क्योंकि इन्होंने मना किया था कि तुम इस लड़ाई में ना पिसो और आराम से पढ़ पाओ, और तुम यहाँ पर सगे बन रहे। तुम तो अपने बाप के अंतिम संस्कार तक मर ना आए। तुम न भाई कहलाने के लायक हो, ना ही बेटा। ये सुनते ही जितेश पूरी तरह शब्दहीन हो गया और बाहर चला गया। जितेश किसी भटके मुसाफिर की तरह बाहर घूम रहा होता है। तभी एक बार फिर उसे अपना दोस्त बल्लू मिलता है। अरे भाई जितेश, कैसे उदास घूम रहे भाई? अच्छा, भाई के काम के दुख में हो? बल्लू, मुझे एक बात बता। तेरे दोस्तों ने उस दिन कहा कि मेरे रेस्टोरेंट का खाना गंदा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन वे लोग तो कभी आए भी नहीं थे मेरे रेस्टोरेंट में, तो उन्हें कैसे पता? अरे यार भाई, हमें तो सुधम ने बताया था। वही बोल रहा था कि उसने अपनी आंखों से देखा है तुझे उसमें वो उल्टे सुल्टे मसाले डालते हुए, और वो कह रहा था कि यहाँ तो गंदा खाना बनता है। ये सुनते ही जितेश चौंक जाता है। क्या? हाँ भाई, और भी कई लोगों को बताई उसने ये बात तो, और बस फिर अपने आप ही ये बात फैल गई होगी उसके बाद। जितेश जाकर ये बात मंगेश को बता देता है। तो ये सब उस उधम ने किया है? हाँ, पर वो क्यों करेगा भैया? शायद मुझे पता है, उसने कहा था तुझे ये सब करने को। अब हाँ, उसी ने कहा। जब मैंने कहा कि कौन कर सकता है ये सब, तब उसने कहा कि ये तो वही कर सकता है जिसे तुझसे जलन हो, जिसका काम तेरी वजह से बंद होने का डर हो। उल्टा कान पकड़ा है, सीधा नाम नहीं लिया, पर भड़का जरूर दिया। और बस इतना सुनते ही जितेश को पूरा माजरा समझ में आ जाता है।
और उसने मुझसे कहा था कि अपना अलग काम खोल, क्योंकि मुझे ज्यादा समझ है, और बिल्कुल मत मानियो अपने भाई की। और मैंने उसे ही कहा था रिपोर्ट करने को, लेकिन वो क्यों करेगा ऐसा? अरे क्योंकि हमारी वजह से उसका काम बंद हो गया था। उसने अपने पापा से लड़के अपने लिए ढाबा खोलने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन जब उनका ढाबा नहीं चला तो उनका बहुत नुकसान हो गया, जिसकी वजह से उसके बाप ने उसे और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। तो वो उसी बात का बदला ले रहा है अब। भाभी, ये वीडियो किस नंबर से आई है आपके पास? ललिता उसे वो नंबर दिखा देती है। तो ये नंबर है किसका? अभी पता लगवाता हूँ। मेरा एक दोस्त, वो साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई कर रहा है, वो आराम से पता लगा लेगा। जितेश अपने दोस्त को वो नंबर भेज देता है और उसे उस नंबर के बारे में पता करने को कहता है। थोड़ी देर बाद ही उसका फोन आ जाता है। हाँ भाई, पता लगा? हाँ यार, ये तो किसी किशोरी कुमारी का फोन नंबर है। किशोरी कुमारी? अब ये कौन है? ये सुनते ही ललिता चौंक जाती है। किशोरी? उसकी पत्नी उधम की? ये सुनते ही उन सब का शक यकीन में बदल जाता है और वो लोग तुरंत सरपंच से कहकर पंचायत बिठवा देते हैं। मंगेश और जितेश भरी पंचायत में उधम की ये करतूत सबको बता देते हैं। अरे झूठ है ये सरपंच जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। भाई, सबूत क्या है? जिस नंबर से मेरी वो वीडियो भाभी के फोन पे आई है, वो नंबर इसकी पत्नी का है। चाहे तो मिला के देख लो। जैसे ही वो नंबर मिलाया जाता है तभी उसकी बीवी का फोन बज पड़ता है। इसी ने ही भड़काया है हमेशा से मेरे छोटे भाई को, ताकि हम दोनों का काम बंद हो जाए। पहले खुद ने कान भरे लोगों के और फिर इल्जाम मुझ पर डाल दिया ताकि ये मेरे खिलाफ हो जाए। और इसी ने जितेश को ये तरकीब बताई मेरा ढाबा बंद करवाने की। क्यों भाई, क्या ये बात सच है? अरे तुम्हारे ढाबे की वजह से कोई मेरे ढाबे में नहीं आया और 3 महीने में मेरा काम बंद हो गया और मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। हाँ? अरे वो इसकी वजह से नहीं हुआ मूर्ख, वो इसलिए हुआ कि तुम्हारा खाना बेस्वाद था। इसकी सजा ये है कि आगे से तू कभी इस गांव में कोई ढाबा नहीं खोल पाएगा। हाँ, और अगर खोलना चाहता है तो चले जाओ इस गांव को छोड़ के। और दूसरा भाई जितेश, तुम अरे बच्चे हो क्या है? बच्चे हो जो किसी के भी बहकावे में आ गए हैं? अपने ही भाई के खिलाफ हो गए, दूसरे तुम्हारे भाई से बढ़कर हो गए। अरे पूरे गांव को दिखता है कि ये कितना लाड़ करता है तुम्हें। चलो अब जाओ यहाँ से। सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अब क्या करना है? मैं बताऊं? हाँ बोल। आप ना मेरा रेस्टोरेंट ले लीजिए और वहां अपना काम ना फिर से शुरू कर दो। और तेरा काम? जितेश अपना सर झुका लेता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं चला जाऊंगा भैया यहाँ से, क्योंकि मैं लायक ही नहीं हूँ यहाँ रहूँ। मैं वहीं शहर में कोई काम धंधा देख लूँगा भैया। अब आप यहाँ पर, अब आप पे मैं और बोझ नहीं बन सकता भैया। आपने जो भी किया ना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और मैंने जो भी किया उसकी माफी के लायक तो शायद मैं कभी भी नहीं हो पाऊंगा भैया। जितेश अपनी भाभी की ओर देखता है। और भाभी हो सके तो आप भी माफ कर देना मुझे। न जाने बदतमीजी में क्या क्या बोल दिया मैंने आपको। आप सही कह रही थी कि मैं भाई के लाने के सच में लायक नहीं हूँ भाभी। तभी मंगेश और ललिता उसे रोक लेते हैं। जब गलतियां सुधारने का टाइम आया तब तुम भाग लिए। इधर आ छोटे, कहीं नहीं जा रहा तू। अब हम साथ में मिलके हमारा रेस्टोरेंट चलाएंगे। तुम्हारा विदेशी